नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, अभी हम जीके चला रखी है हमने। तो जीके में हमने पहले लिया, हमने नदियों के बारे में बताया, भारत की नदियों के बारे में। तो आज हम नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं। देखिए, पहला जो चीज है हमें जो समझना है, बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना, बहु और उद्देश्य। बहुत सारे उद्देश्य है, ऐसी परियोजना या ऐसा प्रोजेक्ट जो क्या करते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर शुरू किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है। अब यानी कि जब हम नदी वगैरह पर बांध बनाते हैं तो उससे कई लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल जो उठता है वो यही उठता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस लिए प्रयोग की जाती हैं। पहला देखिए, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य जो होता है वो होता है विद्युत, यानी विद्युत निर्माण, बिजली बनाने के लिए भी बांध बनाए जाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना में जनरली बांध बनते हैं, तो बांध बनाकर पानी को रोका जाएगा और वहां से फिर बिजली बनाई जाएगी, जल विद्युत बोलते हैं जिसको। दूसरा जो होता है, इसका उद्देश्य होता है सिंचाई। सिंचाई जो होता है कि भाई बांध बनाया, पानी को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उसको नहर वगैरह के द्वारा जहां पर सिंचाई की सुविधा चाहिए वहां पर नहर के द्वारा पहुंचा दिया गया। ठीक है। इसके बाद सिंचाई के बाद एक और आता है मत्स्य पालन, यानी मछली पालने के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक और उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण। कहीं पर ऐसा है कि बाढ़ बहुत ज्यादा आती है तो वहां पर यह परियोजना लगाई जाएगी, इस तरह से पानी का उपयोग किया जाएगा कि उस एरिया की बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। एक और उद्देश्य है मृदा अपरदन को रोकना। भूमि का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे अलग एक और चीज किया जा सकती है, पर्यटन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहां पर झील बनाई जाती है तो झील के आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर बना दिया जाता है, जिससे टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। तो पर्यटन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इतने सारे उद्देश्य, एक दो और भी हैं सर। इतने सारे उद्देश्य होने के कारण क्या होता है सर, इसे बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ एक और आता, क्या ये जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है इनका विरोध भी बहुत होता है कई बार। जैसे टिहरी बांध बन रहा था, विरोध हुआ। सरदार सरोवर बांध, विरोध हुआ। नर्मदा पाटेकर सुना होगा आपने नाम, नर्मदा नदी पर जो बना था, मेघा पाटेकर ने विरोध किया था। तो ये सब विरोध क्यों होता है? क्या इनसे नुकसान भी होते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना के नुकसान भी होते हैं सर। नुकसान क्या होते हैं, चेक करते हैं। देखिए, पहला नुकसान है पर्यावरण को नुकसान। पहला पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बहुत लंबे चौड़े एरिया में हमें मान लिया बांध बनाने हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे हमें। ठीक है। नदी के धारा को जबरदस्ती रोका जाएगा तो ये पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाने वाली बात है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ दूसरा आता है, मनुष्यों पर भी इसका कुछ जगह पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लिया हमने कहीं बांध बनाया तो बांध के साथ झील बनेगी, सागर बनेगा, कृत्रिम झील बनेगी। तो वो जो कृत्रिम झील बनेगी वो पानी इकट्ठा होगा तो बहुत बड़े एरिया के जो गांव वगैरह होते हैं वहां पर बसे हुए, तो उनको जगह खाली करनी पड़ती है। तो उनको जो है रिफ्यूजी बना दिया जाता है एक तरह से। ये मानिए भैया, उनको शिफ्ट करना होता है। यहाँ पर गांव है, यहाँ पर पानी भर जाएगा, तालाब बन जाएगा, तो इसको उठाकर दूसरी जगह बसा दिया जाए सर। ये भी समस्या हो जाती है सर। प्रवासी की समस्या बोल सकते हो आप इसको। जो नदी के अंदर रहने वाले जीव जंतु है उनके लिए भी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनके लिए भी एक अड़चन उत्पन्न हो गई सर। वो अब बांध से ना तो इधर आ सकते ना इधर आ सकते हैं सर, ये भी अड़चन उत्पन्न हो जाती है। तो ये कई सारी समस्याएं भी है, लेकिन समस्याएं कम है, फायदे ज़्यादा, इसलिए गवर्नमेंट जो है बांध बनाने पर ध्यान देती है। जैसे हमारा एक बांध है भागीरथी नदी पर। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा यहां पर बांध बनाना बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण देना है। उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। उसका हुआ क्या था कि भाई इतनी ऊंचाई पर बांध बना रहे हैं, ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर क्या होगा कि भाई अगर सपोज कीजिए भूकंप आ गया तो, क्योंकि उत्तराखंड में तो भूकंप आते रहते हैं, भूकंप आ गया और बांध टूट गया या किसी और कारण से बांध टूट गया तो तबाही आ जाएगी सर।
इसलिए भी इसका विरोध हुआ था सर। खैर छोड़िए, फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं। जब भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करते हैं तो बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। लेकिन सर ऐसे समझेंगे तो एक एक करें कि भैया कौन सी परियोजना किस नदी पर है, ये रटना नहीं है, आपको पूरा समझा कर चलते हैं हम। 2 वीडियो में लेंगे हम, हो सकता है 3 की भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए उस हिसाब से लेकर चल रहे हैं सर। देखते हैं सर। देखिए भाई, इसको ऐसे समझते हैं हम कि यहां से गंगा नदी निकल रही है, ठीक है, इधर ऐसे ये गंगा नदी जा रही है, यहां से यमुना जा रही है, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं सर। गंगा नदी की जो ऊपर की धारा है, यहां पर जो 2 धाराएं हैं जहां गंगा मिलती है देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा। ये नदी है भागीरथी, ये अलकनंदा है। यहां यमुना आ गई है, इलाहाबाद में मिल जाती है, फिर आगे सोन नदी आ गई है, और ये यहाँ पर बंगाल में फरक्का बैराज जो है, यहाँ से गंगा की 2 धाराएं हो गई हैं। एक बांग्लादेश में चली गई पद्मा, और एक इधर आ गई हुगली, ठीक है। तो यहाँ से गंगा नदी आ रही है, ऐसे चल रही है। तो इसी को समझते हुए चलते हैं, क्योंकि अगर आपने भाई हमारी वीडियो नहीं देखी है भारत की नदियों के बारे में, तो 2 वीडियो है, उन दोनों को देख लीजिए, जिससे ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल उसी के हिसाब से हम क्लियर करते हुए चलेंगे सर, ठीक है। अगर नहीं देखिए तो उसको जरूर देखिए पहले। तो यहां पर भागीरथी नदी जो है, इस पर जो अभी हम बता रहे थे, यहां पर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? टिहरी बांध। किस पर भैया? टिहरी बांध यहां बना हुआ है। गंगा की सहायक नदी भागीरथी नदी, या भागीरथी को ही बाद में गंगा भी कहा गया, ये भी कह सकते हो सर, ओके। अब गंगा नदी जब ऐसे आती है ऊपर से, तो यहां पर बहुत सारी नदी मिलती हैं इसमें, इधर की तरफ से आते हुए, चाहे वो कोसी नदी के हो, चाहे गंडक नदी के हो, चाहे दूसरी नदियां के हो। तो इनमें भी कई सारे बांध है। तो एक बांध ऊपर की तरफ से ले लेते हैं हम, ज्यादा जरूरी नहीं है। ऊपर की तरफ से जो बाईं ओर से मिल रही है, हालांकि हर एक पर है, लेकिन अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ें तो फिर सारी याद कर लेना। तो एक है हनुमान सागर बांध। हनुमान सागर बांध कौन सी नदी पर है? कोसी नदी पर। याद रखना, ये गंगा की सहायक नदियों को ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी, हनुमान सागर कोसी नदी। अब क्योंकि भागीरथी को ही बाद में गंगा कहा जाता है, तो कई बार पूछा जाता है टिहरी बांध कौन सी नदी पर है। ऑप्शन में भागीरथी नहीं होता तो गंगा ही है। अगर केवल गंगा दे रखा, गंगा है, लेकिन अगर भागीरथी ऑप्शन में है तो भागीरथी बताएंगे सर टिहरी बांध के लिए। हनुमान सागर बांध कोसी नदी, ऊपर वाली नदियों को इतना ही रखते हैं, नीचे वाली नदी आ जाते हैं सर। गंगा यमुना नदी, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। तो यमुनोत्री से निकलती है तो इस पर एक बांध आता है, लखवार बांध। कौन सा बांध है? लखवार बांध, ठीक है। उत्तराखंड में ही पड़ता है ये लखवार बांध। जब उत्तराखंड से ये यूपी में प्रवेश करती है सहारनपुर के पास, और वहां पर फिर जब ये हरियाणा में घुसती है, तो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर एक और बांध बना हुआ है जिसे बोलते हैं हथिनी कुंड बैराज। बहुत चर्चा में रहता है, इंपोर्टेंट है भाई। हथिनी कुंड बांध या हथिनी कुंड बैराज बना हुआ है। लखवार बांध और हथिनी कुंड बैराज किस पर है भैया? यमुना नदी पर। ये हथिनी कुंड वैसे भी चर्चा में रहता है जब बारिश का मौसम होता है और उधर ज़्यादा पानी आ जाता है, तो हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है, तो यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। हर बार मानसून में यही होता है कि यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, हथिनी कुंड बैराज से इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ये सब चर्चा में आता रहता है। तो हथिनी कुंड बैराज कहाँ से है? यमुना पर। इससे 2 नहर निकलती है सर हथिनी कुंड बैराज से, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। तो पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर जो है हथिनी कुंड बैराज से ही निकलती है। इसके बाद चलते हैं सर, यमुना नदी के बाद आ जाते हैं। स्टेप वाइज समझा कर चल रहा हूं सर मैं, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। यमुना की एक सहायक नदी है चंबल नदी, मालूम ही है सभी को। चंबल नदी, चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। तो चंबल नदी पर 3 बांध बनाए हुए हैं, 3 डैम बनाए हुए हैं। राणा प्रताप सागर,
फिर जवाहर सागर, और फिर गांधी सागर, महात्मा गांधी सागर। ठीक है, याद रखना ये इसी क्रम में, यहां पर गांधी सागर है, ये जवाहर सागर है, और ये राणा प्रताप सागर है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो आप। एक बात और सर, ये जो दोनों बांध हैं ये राजस्थान में आ रहे हैं और ये आ रहा है एमपी में। ठीक है, तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर बांध बने हुए हैं। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए सिस्टम से समझकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लिस्ट बनाते रह लेते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ इधर उधर मिक्स हो जाता है। तो सिस्टम से समझिए जिससे दिमाग में छप जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है सर, चंबल के बाद यहां पर एक आती है, कौन सी भैया? बेतवा नदी। बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? बेतवा नदी पर भैया बहुत प्रसिद्ध बांध है माता टीला परियोजना। ये भी यमुना की सहायक नदी है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद केन नदी है, उस पर कोई महत्वपूर्ण बांध नहीं है। तो चंबल, केन और बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। ओके, इसके बाद यहां पर यमुना को छोड़ देते हैं। पटना के पास एक नदी गंगा में मिलती है जिसको हम बोलते हैं सोन नदी। सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। सोन की एक सहायक नदी है यहां पर रिहंद नदी। ठीक है भाई, ओके। सोन नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे बोलते हैं बाण सागर बांध, और रिहंद नदी पर जो बना हुआ है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है, सोन नदी पर बाण सागर बांध बना हुआ है। रिहंद बांध की खासियत बताते हैं अभी हम। रिहंद बांध जो है क्या होता है, पहले रिहंद नदी को ही समझते हैं। ये जो रिहंद नदी है ये इस तरह से बह रही है सर, यहां पर यूपी आ जाता है सर, इस तरह का। तो ये यूपी में भी है और इधर झारखंड में भी हो गई है। ओके, तो इधर से नीचे बिहार की तरफ से जब आता है, बिहार झारखंड की तरफ से, क्योंकि हमारा जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र वो 4 राज्यों से लगता है, मालूम ही होगा। उत्तर प्रदेश का और भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो सोनभद्र। तो उस सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिहंद बांध बना हुआ है, और रिहंद बांध पर भारत का एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या झील बनी हुई है एक। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। एक और याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी, झील कहो, सागर कहो, जलाशय कहो, लेकिन गोविंद सागर कहां पड़ता है? सतलज नदी पर। यह ध्यान रखना, बस यही कंफ्यूज कर देता है, हमें उस पर भी आएंगे। तो गोविंद वल्लभ पंत अगर कंफ्यूज हो जाए तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनके नाम पर जो बना है वो कहां बना है? यूपी में बना है सर। ओके, और जो गोविंद सागर बना हुआ है वो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बना हुआ है, वो कहां बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। ओके, तो ये भी हो गया क्लियर। तो अभी हमने आपको गंगा नदी के बारे में यहां तक बता दिया। इसके बाद यहां पर जब ये जो मैंने कट मारा है, यहां पर है फरक्का बांध। ठीक है, जो फरक्का बांध है वहां से गंगा नदी की 2 धाराएं निकल जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में, इसको आप बांग्लादेश समझिए आगे, और एक नीचे की तरफ आ जाती है। तो जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम हो जाता पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में क्या जानते हैं? पद्मा। और इसकी दूसरी धारा है हुगली। तो फरक्का बांध हुगली नदी पर या गंगा नदी पर, क्योंकि गंगा नदी का ही दूसरा नाम है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी हो गई। ओके, अब हुगली नदी की भी एक सहायक नदी है सर, ध्यान से सुनना, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, समझ में आ गया होगा। फरक्का बांध हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो यहां मिलती है, इसमें
इसका नाम है दामोदर, और इस पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ। दामोदर घाटी निगम दामोदर नदी पर बनी हुई है, लेकिन याद रखना दामोदर घाटी की भी दामोदर नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे तिलैया नदी हो गई, ठीक है, और कई सारी सहायक नदियां इन पर बना हुआ है सर। तो दामोदर घाटी निगम याद रखना, भारत की सबसे पहली परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948 में शुरुआत होती है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1948 में। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस पर काम शुरू हो गया था। इस परियोजना के तहत 8 बांध बनाए गए। इस परियोजना के तहत 8 बांध बनाए गए, जिनमें जो प्रसिद्ध है तिलैया बांध, मैथान बांध, ये दोनों ही तिलैया नदी पर है। तिलैया बांध, मैथान बांध, पंचेट बांध और कोनार बांध, ठीक है। तिलैया, मैथान, पंचेट और कोनार बांध ये प्रसिद्ध है। किससे भैया? दामोदर घाटी निगम से या दामोदर घाटी परियोजना से। ऐसा भी कई बार पूछ लिया जाता है, तिलैया, मैथान, पंचेट, कोनार किससे जुड़े हुए हैं? दामोदर घाटी से परियोजना से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये हमने गंगा की से जुड़ी हुई, गंगा नदी से, जो गंगा नदी तंत्र है उससे जुड़ी हुई प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं बताई आपको। एक बात और भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने हमारा जो नदियों का, भारत की नदियों का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए सर। उसको जब पढ़ेंगे आप, उसके बाद ये बहुत अच्छा समझ में आएगा सर। बहुत सारे क्या करते, रटने के बाद सोचते हैं हमने सब कुछ सीख लिया। देखिए, रटा हुआ और समझे हुए में सदा अंतर रहता है। सफलता और असफलता के बीच जो छोटा सा अंतर होता है वो रटने और समझने में भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। गंगा नदी से संबंधित हमने जो लिया, इसके बाद एक और नदी है हमारे यहाँ, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में हमने बताया था कि जो सिंधु नदी है वो यहाँ से ऐसे सिंधु नदी निकलती है और इसके साथ ये पहले जम्मू कश्मीर में ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे पाकिस्तान की तरफ आ जाती है। इसके साथ फिर 5 नदियां मिलती हैं सब, ठीक है ना। सिंधु नदी के साथ 5 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? देखिए, अब आपको जो ध्यान रखना वो याद रखना, सिंधु, झेलम, वो मैं पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूं, नदी वाले में, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। देखिए, ये जो सिंधु नदी है ये सबसे उत्तर में है, उससे नीचे झेलम, उससे नीचे चिनाब, चिनाब से दक्षिण में रावी, रावी से दक्षिण में व्यास और व्यास से दक्षिण में सतलज। ये इसी क्रम में आपको जरूर याद रखनी चाहिए सर, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। व्यास और सतलज इंडिया के अंदर मिलती हैं और बाकी जो सारी नदी हैं ये पाकिस्तान में जाकर मिल जाती हैं सर, अलग अलग स्थानों पर, और इनको पंचरथ कहकर फिर ये सिंधु में मिल जाती हैं। इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिंधु की सहायक 5 नदी हैं। क्लियर? आ जाते हैं सर। लेकिन अब हम सिंधु नदी से जुड़े हुए बांधों को देखते हैं सर, सिर्फ इनको याद रखना। ये जो सारी नदी हैं सिंधु नदी से जुड़ी हुई, झेलम, चिनाब वगैरह जम्मू कश्मीर में हैं। ये फिर कहाँ आ गई? हिमाचल, पंजाब में आ गई हैं ये सर। तो हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई नदियां हैं, याद रखना सर। तो सिंधु नदी की जब हम बात करते हैं तो सिंधु की एक सहायक नदी है शुरू नदी, सुरु या शुरू नदी। छोटी सी नदी है, बस हल्का सा याद रखिए। इस पर एक बांध बना हुआ है, चूटक बांध या चटक बांध भी कह देते हैं या चेटक बांध भी कह देते हैं। चूटक बांध, शुरू नदी पर चूटक बांध बना हुआ, हल्का सा, थोड़ा सा याद रहना चाहिए, हल्का सा, ठीक है। इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या है कि ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इसके बाद आ जाती है झेलम नदी। देखिए, सिंधु नदी पर कोई बांध नहीं बना हुआ, सिर्फ इसकी सहायक नदी पर। क्यों नहीं बना हुआ? क्योंकि सिंधु नदी जब मतलब कहाँ से चलती है? तिब्बत से चलती है, मानसरोवर झील से। इसके बाद ये पीओके की तरफ से होते हुए जाती है सर, ठीक है। तो इसलिए इसकी सहायक नदी पर बना हुआ, इस पर कोई बांध नहीं बना हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ था भाई? 1960 में, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया सर इसके बारे में।
देखिए झेलम नदी पर एक बहुत प्रसिद्ध परियोजना है तुलबुल परियोजना। इस पर एक किशन गंगा परियोजना भी है, एक उरी परियोजना भी है। उरी इसलिए भी याद रखिए, उरी नाम से फिल्म भी बनी है, उरी पर अटैक भी हुआ था। तो उरी परियोजना, किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। किशन गंगा परियोजना जो किशन गंगा नदी पर भी है, याद रख सकते हैं। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है सर, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। तो किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी या झेलम नदी पर। तो झेलम नदी पर 3 याद रखिए, ये भी ध्यान रखना किशन गंगा में किशन गंगा नदी का भी नाम भी आ सकता है सर। ठीक है, झेलम हो गई। इसके बाद आता है चिनाब नदी। मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, याद रखना सर। चिनाब नदी, चिनाब नदी पर सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, हाँ भाई, चिनाब नदी पर सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना, ये 3 परियोजनाएं चिनाब नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट, हर किसी के बारे में पूछा जाता है। तीनों की तीनों परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। मैंने बताया झेलम चिनाब पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर में है। अच्छा सर, इसी की एक सहायक नदी है मारूसागर। सॉरी, चिनाब नदी की एक सहायक नदी है मारूसागर नदी। इस पर एक परियोजना बनाई जा रही है पाकल दुल परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल स्टार लगा देना। 2018 में इसकी शुरुआत की गई है पाकल दुल परियोजना की। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकल दुल परियोजना की शुरुआत की 2018 में मारूसागर नदी पर है, जो कि चिनाब की सहायक नदी है। तो पाकल दुल या तो मारूसागर ऑप्शन में आएगा या चिनाब आएगा। और अगर ये जब बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना हो जाएगी सर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है सर। जब ये बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी। तो अभी तक हम सिंधु बता चुके। सिंधु में बताया कि उसकी एक सहायक नदी है सुरु नदी, जिस पर चूटक परियोजना है। बाकी झेलम में तुलबुल, किशनगंगा वगैरह उरी परियोजना बताई। चिनाब में सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार बताई और पाकल दुल परियोजना बताई। कौन सी नदी हो चुकी है? चिनाब। चिनाब के बाद रावी। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ठीक है। एक बार अगर फिर से कंफ्यूज हो गए तो फिर से लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, इस बार ऐसे। सबसे ऊपर जो होती है सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चिनाब नदी। ये क्रम जरूरी है, याद रखना आपको। रावी, फिर व्यास और फिर ये सतलज। लिखते वक्त भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। दोबारा लिख दूं? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ठीक है, तो अब तक हम इन तीनों के बारे में बता चुके हैं। रावी पर जो बांध है वो है थीन बांध, रंजीत सागर बांध भी कहते हैं इसे। थीन बांध बहुत बार पूछा गया है। थीन बांध या रंजीत सागर बांध भी कौन सी नदी पर है भैया? रावी नदी पर। इस पर एक बांध हो रहा है चमेरा बांध। रावी नदी पर थीन बांध, रंजीत सागर बांध या चमेरा बांध भी है सर। रावी के बाद आ जाता व्यास नदी पर। ये वाली नदी जो है व्यास। अभी देखिए जो थीन बांध वगैरह हैं ये सब मतलब हिमाचल की तरफ आ चुके हैं अब हम। ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में था, ये हिमाचल की तरफ घुसते जा रहे हैं अब हम। हिमाचल पंजाब में से संबंधित आ गई। व्यास बांध पर है पोंग बांध। व्यास पर है पोंग बांध। इस पर एक बांध और है पंडोह बांध। व्यास नदी पर पंडोह बांध भी है, पोंग बांध भी है सर। ठीक है, इसके बाद आ जाती है सतलज। पहली बात तो जहां व्यास और सतलज मिलती है वो कहां मिलती है? हरिके बैराज पर। ये भी तो एक बांध ही है भाई। और हरिके बैराज से जो निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है? नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। ठीक है भाई, एक और सर। अब आ जाता सतलज नदी पर
नाथपा झाकरी आप सभी जानते हैं, नाथपा झाकरी बांध, कोल बांध, और सबसे प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। ये हो चुके हैं, सतलज नदी की बात चल रही है। सतलज नदी पर हमारा नाथपा झाकरी परियोजना है, कोल बांध है और भाखड़ा नांगल बांध है। जहां भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है ये पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर बना हुआ है सर। पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर बना हुआ भाखड़ा नांगल बांध सर। ये पूरा का पूरा हिमाचल में नाथपा झाकरी जो है। भाखड़ा नांगल बांध से कौन सा बनता है? गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर बांध, बस याद रखना गोविंद सागर पहुंचे तो सतलज नदी के भाखड़ा नांगल बांध पर है, और गोविंद पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात करें तो कौन से पर है? बोलिए भाई, जो कि हमारी सोनभद्र में रिहंद नदी है। रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर और सतलज पर गोविंद सागर बांध हो गए। यहां तक क्लियर है सर? ये जो अभी हमने आपको बताया, दो नदी तंत्र बताए, एक गंगा नदी तंत्र, एक सिंधु नदी तंत्र, जिन पर प्रसिद्ध बांध बताए हमने। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है ये आपको बताया। अभी हमारे बहुत सारे बांध रह चुके हैं जो थोड़े बिखरे हुए से ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे अभी आपके लिए, याद रखना। अभी अगर हम आज ही बता दें आपको तो क्या होता है कि कई बार ये होता है कि हमारा जो अगर ज़्यादा बताते हैं तो ज़्यादा बताने से आपका जो याद होना चाहिए था वो याद नहीं हो पाता, आपको जो समझना चाहिए था उसको नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो को जो है मतलब अभी जो इस वीडियो में हमने पढ़ाया है उसको पहले अच्छी तरह याद करना। जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की सेकंड वीडियो आएगी उसको तब देखना जब ये फर्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। समझ में आ गया? ये तो जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि मैं जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, रटने वाली चीज़ें होती हैं, उनको दो पार्ट्स में बांट कर ही मैं पढ़ाता हूँ जनरली। तो वहाँ यहाँ पर भी यही किया हमने। बाकी जो है रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात भी है इसमें, तो उसके लिए अगली वीडियो का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बात और सर, देखिए जब हम बात करते हैं आजकल पढ़ाई की तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम ले लेते हैं सर, ठीक। देखिए सर, हालांकि मैंने वीडियो बनाई, कई दो वीडियो बना चुका हूँ पढ़ाई का तरीका कैसा होना चाहिए। सभी का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन आज थोड़ी सी उसके बारे में एक दो चीज़ें और बता देते हैं। देखिए जो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, मान लिया बाहर से कोई खुशबू आए या बदबू आए तो हम उसको पहचान जाते हैं कि भाई ये जो है कोई सब्जी बन रही है या कोई पकवान है या कोई बदबू है, सड़ी हुई चीज़ है, तो उनकी बदबू आ जाती है। यानी कि हम सीखने का काम करते हैं नाक से। हमको कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, आंखों से देख रहे हैं, उसको पहचान जाते हैं कि भैया ये पेड़ होता है, ये क्या होता है, खंबा होता है, ये ट्रेन है। आंखों से भी ग्रहण कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम सुनते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो कुछ चीज़ें सुनते हैं तो हम कानों से भी ग्रहण करते हैं। तो याद रखना जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है ये हमको सिखाती हैं सर। हर ज्ञानेंद्रिय का काम सिखाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं पढ़ाई के दौरान हम बहुत सारे एक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे कई सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो जितने अगर आप सभी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है सर। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए आप पढ़ रहे हैं सर, और बहुत सारे क्या होते हैं किताब खोल लेंगे और सिर्फ नज़र वहाँ पर होगी, किताब सामने है, नज़र वहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, आप जो है सिर्फ आंखों का प्रयोग कर रहे हैं सीखने के लिए, ठीक है। अगर आप अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं कहीं पर भी तो मैं कहता हूँ कि दो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कीजिए। अब दो ज्ञानेंद्रिय कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आइए सर देखिए ध्यान से। मान लिया कुछ भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना इसकी चीज़ को। मान लिया हमारे ये लिखा हुआ है, पूरा एक पेज लिख रहा मान लिया, तो आप क्या करिए, सबसे पहली चीज़ कि एक तो आपके पास में एक ऐसा पेन वगैरह कोई चीज़ हो जो मतलब चल नहीं रहा हो, या फिर उल्टा पकड़ सकते हो पेन को। आपको करना क्या है कि जब आप पढ़ने बैठे तो यहां पर पेन रखिए और जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर पेन को फेरते जाइए।
इससे क्या होता है कि इससे आपका कंसंट्रेशन वहीं रहता है, आपका दिमाग वहीं रहता है। कई बार होता है किताब खुली हुई है, दिमाग पबजी में लगा हुआ है, समझ में आ गया ना। तो उससे बचने के लिए आपको कंसंट्रेशन बांधना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर पेन रखिए उल्टा और उसको फेरते हुए चलिए, पहली चीज, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरी चीज, जब आप पढ़ें, कोई अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा आपकी वजह से, तो आप क्या बोलते हुए पढ़ें, उससे भी दो फायदे होते हैं। एक तो कंसंट्रेशन वहीं पर रहता है क्योंकि आप बोल रहे हो ना, दूसरा एक और फायदा होता है कि आपके जो ग्रहण करने की क्षमता वो डबल हो गई। आपने क्या करा, सुना, आपने क्या किया, देखा, आप देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, तो इसलिए ग्रहण करने की क्षमता डबल हो गई। तो अगर आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो धीमी आवाज में बोलना शुरू कीजिए और पेन घुमाना शुरू कीजिए, इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और पढ़ाई के लिए क्या होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा सर। ठीक है, ऐसे ही हम और भी टॉपिक बताते रहेंगे, पॉइंट बताते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही भाई, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।